गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो उत्तक चैप्टर है उसमें जंतु उत्तक के जो अगला वाला पार्ट है, जैसे कि पहला जो था एपिथेलियम उत्तक, सेकंड जो था आपका क्या था, संयोजी उत्तक। तो आज हम लोग संयोजी उत्तक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। संयोजी उत्तक देखिए कहते किसको है, सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, उसके बाद इसके कितने प्रकार होते हैं, कि क्या फंक्शन होते, क्या कार्य होते, उसके बारे में डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो संयोजी उत्तक होता है, ये विभिन्न अंगों और जो उत्तक होते हैं उन उत्तकों को आपस में संबंधित करके अर्थात जोड़ करके रखता है। अंगों को और उत्तकों को आपस में जोड़ने वाले जो उत्तक होते हैं उसे संयोजी उत्तक होते हैं, ठीक है। और उन्हें कुछ अवलंब यानी कहने का मतलब कि सहारा भी देने का काम करते हैं। कौन? तो संयोजी उत्तक, ठीक है। इनकी जो ये जो उत्तक होते हैं, इन उत्तकों की जो कोशिकाएं होती हैं इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, ठीक है। और इसमें अंतरकोशिकीय जो पदार्थ होते हैं, उस अंतरकोशिकीय पदार्थ इसमें ज्यादा मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इसका सार ये हो गया कि जो संयोजी उत्तक है इसमें कोशिका की संख्या कम होगा, लेकिन कोशिका के अंदर जो पदार्थ होंगे, जो अंतरकोशिकीय पदार्थ होते हैं, वो इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जो अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है आपको, उस अंतरकोशिकीय पदार्थ को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर जो कोशिकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं इसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स है ना, क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स कहलाने वाला कहलाता है, ठीक है। इसमें अभी और है कि ये जो मैट्रिक्स जो होते हैं वो आपका तंतुमय होता है, ठीक है। तंतुबद्ध यानी कि ये रेशे की तरह जो मैट्रिक्स होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। और ये ठोस भी होता है, जेली की तरह, पूरी तरह से ठोस नहीं, जेली की तरह होता है। जेली जिस प्रकार से आधा ठोस और मतलब ठोस और लिक्विड के बीच की कड़ी होती है, उस तरह का होता है। ये तरल भी हो सकता है, सघन, और ये कठोर अवस्था में भी पाया जा सकता है। यानी कि कई अवस्थाओं में ये तंतुमय होने के साथ साथ पाया जा सकता है, जो को आपका मैट्रिक्स है ना। ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, आपका ये जेली की तरह हो सकता है, सघन यानी कि एकदम सटे सटे, या कठोर भी हो सकते हैं, ठीक है। जो संयोजी उत्तक होते हैं ये आंतरिक अंगों को जो आपका रिक्त स्थान में होते हैं ना, आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में पाए जाते हैं, यानी कि रहते हैं, ठीक है, भरे हुए रहते हैं, ठीक है, उस जगह को फुलफिल करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो रक्त नलिका होती है, रक्त नलिका और हम लोग का जो तंत्रिका होता है ना, तंत्रिका के चारों ओर भी आप इसके अलावा अस्थि मज्जा, इन सभी में आपको संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये रक्त नलिका में, तंत्रिका के चारों ओर और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। कौन? तो आपको ये संयोजी उत्तक। जो संयोजी उत्तक होते हैं इसके कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट जो है वो संयोजी उत्तक के प्रकार है, ठीक है। संयोजी उत्तक तो जो संयोजी उत्तक होते हैं बेसिकली यह 3 पार्ट्स में बटा है, ठीक है। कितने? 3 पार्ट्स में। पहला है आपका वास्तविक संयोजी उत्तक। क्या है? वास्तविक संयोजी उत्तक, ठीक है ना, संयोजी उत्तक। जो दूसरा होता है, जो दूसरा है, दूसरी का नाम है आपका कंकाल, है ना, कंकाल संयोजी उत्तक, कंकाल संयोजी उत्तक। और जो तीसरा है, ठीक है, जो तीसरा है इसका नाम है आपका ये तरल या संवहनीय उत्तक, ठीक है, तरल या फिर संवहनीय उत्तक। अब देखिए ये जो आपका संयोजित
उत्तक होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका वास्तविक हो गया, जो कि साफ साफ तौर पे दिखाई देने वाला होता है। एक होता है कंकाल उत्तक। कंकाल उत्तक कहने का मतलब कि उत्तक का जो नव निर्माण होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, वो आपका कंकाल उत्तक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चलेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। और तीसरा नंबर जो है आपका वो है तरल संयोजी उत्तक। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग को ब्लड वगैरह के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वास्तविक संयोजी उत्तक पे। ठीक है ना, तो वास्तविक संयोजी उत्तक के अंतर्गत भी कई प्रकार के उत्तक आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है उत्तक, ठीक है, ये आपका इसके अंतर्गत भी है ना। किसके अंतर्गत? तो वास्तविक के अंतर्गत। वास्तविक के अंतर्गत पहला आता है एरियोलर। एरियोलर संयोजी उत्तक। ठीक है, पहला कौन सा है? तो एरियोलर संयोजी उत्तक है। किसके अंतर्गत आते हैं? ये वास्तविक संयोजी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में कहा गया है कि ये बहुयात होते हैं, यानी कि बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है ना, और ये जो उत्तक होता है आधार द्रव्य या मैट्रिक्स में कई प्रकार के कोशिकाओं तथा 2 प्रकार के तंतुओं, जिसमें कि एक श्वेत और एक पीला, जो 2 प्रकार के तंतु होते हैं, इन दोनों प्रकार के तंतुओं में पाए जाने वाले ये आपके जो एरियोलर संयोजी उत्तक है वो होता है। यानी कि सबसे ज्यादा शरीर के अंदर जो होता है ना, एरियोलर संयोजी उत्तक ही पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके भी कई प्रकार हैं आपके संयोजी उत्तक, ये एरियोलर के। तो एरियोलर के जो प्रकार है, इसमें आपको पहला नंबर जो प्रकार है वह है आपका फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है ना, क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। तो पहला हम लोग को पढ़ना इसमें फाइब्रोब्लास्ट के बारे में। किसके अंतर्गत आता है फाइब्रोब्लास्ट? तो ये फाइब्रोब्लास्ट जो है आपको एरियोलर संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट के बारे में कहा गया है कि ये जो होती है चपटी होती है और शाखित, यानी कि कहने का मतलब कि इसमें कई प्रकार की शाखाएं होती है और ये तंतु की बनी होती है। कौन? ये वाली चपटी होगी, शाखित होगी और ये तंतु की बनी होती है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, दूसरा जो है आपका हिस्टोसाइट्स है। क्या है? दूसरा नंबर इसमें आपका है हिस्टोसाइट। ठीक है ना, हिस्टोसाइट है ये हो गया हिस्टोसाइट्स। ठीक है, आधा इसे हिस्टोसाइट्स। ठीक है, तो हिस्टोसाइट्स के बारे में कह रहा है कि ये चपटी होती है, अनियमित आकार की होती है और ये केंद्रक युक्त होती है, यानी कि इसके अंदर केंद्रक, हिस्टोसाइट्स के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और ये खास तौर से जीवाणुओं का भक्षण करती है, यानी कि जीवाणुओं को मारने का काम हिस्टोसाइट्स करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिस्टोसाइट्स। इसका तीसरा नंबर जो है आपका, तीसरा नंबर में है प्लाज्मा कोशिकाएं। प्लाज्मा कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं। ठीक है ना, तो प्लाज्मा कोशिकाएं के बारे में कह रहा है कि ये जो होती है गोलाकार होती है और अंडाकार होती है। ठीक है ना, अर्थात कहने का मतलब जो प्लाज्मा कोशिका है गोलाकार अंडे की तरह होगी, अंडाकार भी हो सकता है गोलाकार के साथ साथ। ठीक है ना, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। शरीर में जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता का डेवलपमेंट होता है, उस रोग प्रतिरोधक क्षमता का डेवलपमेंट इसी प्लाज्मा कोशिका के द्वारा होता है शरीर के अंदर। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया तीसरा नंबर। इसी का अगला डी नंबर। ठीक है ना, इसी में कौन सा? डी नंबर जो है आपका, डी में है और ये मास्ट कोशिकाएं। क्या है? मास्ट। ठीक है ना, मास्ट कोशिकाएं, कोशिकाएं। ठीक है, मास्ट कोशिकाएं हैं। मास्ट कोशिकाएं जो होती है ये केंद्रक युक्त होती है, इसके साथ साथ ये गोलाकार या अंडाकार हो सकती है। यानी कि मास्ट कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाने के साथ साथ इसके अंदर आपको ये जो इसका आकार होगा या तो गोलाकार होगा या तो अंडाकार होगा, और ये
रुधिर वाहिनी जो वाहिनियां होती है, यानी कि जो ब्लड जिसमें संवहन होता है जिस नलिका में, उसे रुधिर वाहिनिकाएं बोलते हैं। तो रुधिर वाहिनिकाओं में फैलने के लिए हिस्टामिन नामक एक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टामिन। याद रखिएगा, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हिस्टामिन, ठीक है ना, हिस्टामिन। तो हिस्टामिन नामक प्रोटीन रुधिर के एंटी जो कोगुलेट होते हैं, ठीक है ना, एंटी कोएगुलेंट, ठीक है ना, तो के लिए ये हिपैरिन, कौन सा? हिपैरिन, जो कि एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। तो रुधिर के लिए ये एंटीकोगुलेंट होते हैं। इससे बनता क्या है? हिपैरिन बनता है, ठीक है। अर्थात शरीर के अंदर एंटीबॉडी में हिपैरिन भी एक मदद करने वाला पार्ट होता है, जिस तरह से हिस्टामिन है, ठीक है ना। तो आपका ये जो हो गया कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपका हिपैरिन। इसमें एक और पैराग्राफ क्या है, नाम लिख देते हैं, है ना। इसमें एक और हो गया हिपैरिन, ठीक है, हिपैरिन, हिपैरिन हो गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके साथ साथ ये रुधिर वाहिनी, तो रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने और फैलने के लिए, इसमें खासतौर से सिकुड़ने के लिए आपको सीरोटोनिन नामक एक प्रोटीन का स्राव होता है। कौन सा प्रोटीन एक और है? तो सीरोटोनिन, ठीक है ना। ये जो प्रोटीन होता है, जो रक्त रुधिर वाहिनिकाएं होते हैं उसे सिकुड़ने में मदद करती है। यानी कहने का मतलब, जो मांस कोशिकाएं होती हैं उसमें हिस्टामिन, हिपैरिन, सीरोटोनिन, इन सभी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का स्राव होता है, ठीक है ना। अर्थात ये स्राव करती है, ठीक है। ये क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है ना, ये प्रोटीन है आपका। नेक्स्ट जो है इसी में एक ई नंबर। तो ई नंबर में कोई पार्ट तो दिया नहीं है, लेकिन ये श्वेत आपका क्या है? श्वेत कण होते हैं, है ना। इसमें विभिन्न प्रकार के ई में श्वेत कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? श्वेत कण, ठीक है ना, श्वेत कण पाए जाते हैं। और इन श्वेत कणों में जैसे कि आपका लिम्फोसाइट्स हो गया, आपका इओसिनोफिल हो गया और न्यूट्रोफिल हो गया, है ना। तीन प्रकार के लिखा। एक तो आपका क्या, एक आपका है ये लिम्फोसाइट, है ना, लिम्फोसाइट एक हो गया ये। दूसरा है आपका, दूसरा है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। एंड तीसरा जो है आपका, तीसरा जो है वह है आपका न्यूट्रोफिल, है ना, न्यूट्रोफिल। तो इसमें तीन प्रकार के श्वेत कण पाए जाते हैं। जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें कितने? तीन प्रकार के आपको श्वेत कण पाए जाते हैं। उन तीन प्रकार के श्वेत कण में एक तो गया लिम्फोसाइट, दूसरा है इओसिनोफिल हो गया और तीसरा है न्यूट्रोफिल। इन तीन प्रकार के श्वेत कण जो होते हैं आपके एरियोलर अस्थायी ऊतक में पाए जाते हैं, ठीक है ना। एरियोलर अस्थायी ऊतक के ये 5 प्रकार हो गए, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो वास्तविक संयोजी ऊतक होते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक में 2 प्रकार के तंतु भी पाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के जो तंतु होते हैं, 2 प्रकार के क्या होते हैं? तंतु, है ना, 2 प्रकार के तंतु। तो इन तंतु में कौन होता है? पहला तो होता है आपका श्वेत तंतु। कौन सा है? श्वेत तंतु। और दूसरा जो होता है इसमें कौन सा होता है? तो पीला तंतु, ठीक है ना, पीला तंतु। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग श्वेत तंतु के बारे में। किसके बारे में? श्वेत तंतु के बारे में। कह रहा है कि ये अशाखीय और तथा अलचीले, अर्थात इसमें लचीलापन नहीं पाया जाता। ये तंतु जो होता है हार्डेस्ट होता है, इसमें शाखा नहीं होता है, ठीक है। और ये कोलेजन नामक पदार्थ के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? कोलेजन, ठीक है ना, कोलेजन नामक पदार्थ के बने होते हैं। कौन? तो श्वेत तंतु, ठीक है। इसके बाद पीला तंतु। तो पीला तंतु जो होता है ये शाखित होता है या फिर अशाखित, दोनों प्रकार के हो सकते हैं ये। और ये भी क्लोजिन ये जो होता है एलास्टिन नामक पदार्थ का बना होता है। एलास्टिन, ठीक है ना, एलास्टिन। तो ये एलास्टिन नामक पदार्थ का
बना होता है। श्वेत तंतु कोलेजन का बना होता है और पीला तंतु इलास्टिन का बना होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जब पूछेगा तो यही पूछेगा कि श्वेत तंतु किसका बना होता है, तो कोलेजन का, और पीला तंतु किसका बना होता है, इलास्टिन का। ठीक है ना, इसको याद करके रखना है। नेक्स्ट आपका जो एरिओलर है, तो एरिओलर ऊतक के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। एरिओलर के मुख्यतः यहाँ पे आपको दो कार्य दिए हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर लिखा है कि ये जो त्वचा होती है ना, तो त्वचा और मांसपेशियां अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करती है। एरिओलर ऊतक क्या है, दो मांसपेशियों को जोड़ती है, या फिर है ना, अभी जगह तो है नहीं, चलिए देखते हैं इसके कार्य में। ठीक है, इसका कार्य नंबर फर्स्ट कि त्वचा या दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करेगी। कौन, तो आपका एरिओलर ऊतक त्वचा या तो मांसपेशी या फिर दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करती है ना, दोनों चीज, या तो त्वचा मांसपेशी को जोड़ेगी, त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ेगी, या फिर दो मांसपेशियों को जोड़ेगी। कौन, एरिओलर ऊतक। नेक्स्ट इसी में है कि यह आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर अपने स्थान पर रखने में मदद करती है। यानी कि जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं शरीर के, उन पार्ट्स को, उन रचनाओं को, है ना, रचनाओं को स्थिर रखते हैं। क्या करते हैं, स्थिर, अपने स्थान पर रखते हैं, स्थिर रखते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसके दो कार्य भी हैं, किसके, एरिओलर ऊतक के। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा वास्तविक ऊतक में, वास्तविक संयोजित ऊतक में जो एरिओलर ऊतक है उसका पूरा पार्ट्स और उसके पूरे कार्य समझा दिए गया। नेक्स्ट जो है हम लोग को पढ़ना है बसा या एडिपोज ऊतक। ठीक है, ये आपको वास्तविक ऊतक का ही क्या है, एक पार्ट है ना। वास्तविक ऊतक में जिस प्रकार से आपका एरिओलर ऊतक है, उसी प्रकार से बसा या एडिपोज ऊतक है। ठीक है, तो सेकंड नंबर है ये आपका। देखिए जो एडिपोज ऊतक होते हैं, ये ऊतक गोलाकार और अंडाकार कोशिकाओं इसमें जो होती है वो पाई जाती है ना। अर्थात जो हम लोग का बसा ऊतक है, ये बसा ऊतक के अंतर्गत जो कोशिकाएं होगी वो क्या होगी, गोलाकार होगी, और इसके साथ साथ एवं अंडाकार, यानी कि गोलाकार और अंडाकार दोनों प्रकार की हो सकती है। इन कोशिकाओं में बसा यानी कि फैट, है ना, चर्बी जिसको हम लोग हिंदी में बोल लेते हैं ना, लोकल भाषा में, तो इसमें आपको बसा की बूंदे जो होती है भरी हुई होती है, इसलिए इसका नाम बसा ऊतक भी पड़ा है। यह ऊतक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में पाई जाती है। ठीक है ना, इसके साथ ये आंतरिक अंगों के बीच तथा मेढक के जो वृक्क का जो शीर्ष भाग होता है, मेढक के किडनी, वृक्क मतलब किडनी, तो किडनी का जो शीर्ष भाग है, ऊपरी भाग होता है, वहां पे स्थित होते हैं, जिसे बस जो आपका बसा पुंज होता है उनमें पाया जाता है। बसा पुंज में बसा जो होता है भरा पड़ा होता है। ठीक है ना, अब इसके कार्य हैं, तो कार्य के बारे में देखते हैं, है ना। कार्य नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि ये ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। अर्थात ये जो होता है भोजन को संचित, जो संचित होता है ना, उनका कार्य करता है। भोजन जो पदार्थ होते हैं उसको संचित कार्य करता है, अर्थात ये भोज्य पदार्थ है ना, पदार्थ का संचित करता है। ठीक है, करता है, तो ये पहला हिस्सा। इसमें भी और है कि संचित करता है, जिसका उपयोग जो होता है जब भी समय पड़ने पे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, अर्थात आवश्यकता पर ही इस भोज्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। क्या करता है, जो बाहरी चोट लगे हो अगर किसी को, तो बाहरी चोट से ये रक्षा प्रदान करता है। जैसे कभी गिर उड़ गए तो चोट लग गया है ना, तो आपको उस चोट से बचाने वाला, शरीर के जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको बचाने वाला यही आपका बसा या एडिपोज ऊतक ही होता है। तीसरा नंबर में है
कि ये ऊतक ताप रोधक है। क्या है ये? आपका ताप रोधक, ठीक है ना, ताप रोधक। अर्थात ये बॉडी के जो टेम्परेचर होते हैं ना उसको अंदर तक, मतलब बाहरी टेम्परेचर को काफी अंदर तक नहीं जाने देते, और जिसके कारण जो आपका शरीर होता है वह ठंड में सुरक्षा आपको मिलती है। अर्थात ठंड में देखे होंगे कि आपका बॉडी गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर की बॉडी को या बाहर अंदर की जो हीट होती है, जो उष्मा होती है, उसे बाहर नहीं आने देती, इसलिए ऐसा होता है ना। इसलिए ऐसा होता है कि आपका क्या है कि जो ताप रोधक है, तो इसके वजह से आपकी बॉडी के जो हीट होते हैं उसको बाहर नहीं आने देते, है ना। तो आपको ठंड में शरीर को रक्षा मिलती है। यही कारण है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां की जो जंतुएं होती है उनके शरीर पर ऊतक अधिक मात्रा में, यानी कि चर्बी फैट जो होते हैं ना वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कि उनकी रक्षा ठंड से होते रहती है। एंड लास्ट इसी में चौथा नंबर जो इसका कार्य है, ठीक है, चौथा नंबर जो कार्य है वह कह रहा है कि इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचित होने से शरीर क्या हो जाएगा? तो मोटा हो जाएगा, है ना। अधिक जब संचित हो जाएगा तो आप कैसे हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे, है ना। तो बोलते हैं ना कि चर्बी फैट जमा हो गया है ना, ठीक है। कभी कोई व्यक्ति जो मोटा होता है तो उनमें आप देखिएगा कि उनमें मोटापा जो होता है चर्बी की वजह से ही आती है, फैट की वजह से आती है। जितना ज्यादा शरीर पे फैट जमा होगा शरीर उतना ही ज्यादा क्या होगा? तो मोटा होते जाएगा, ठीक है। तो ये इसके कार्य। अब है जो आपका वास्तविक ऊतक है, इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा जो पार्ट है वह है श्वेत तंतुमय ऊतक। श्वेत तंतुमय ऊतक, ठीक है ना। श्वेत तंतुमय ऊतक के बारे में है। देखिएगा ये थर्ड पार्ट है इसका, किसका? तो वास्तविक ऊतक का, है ना। पहला एडियोलर, दूसरा एडिपोज, दूसरा एडिपोज ऊतक या वसा ऊतक, और तीसरा श्वेत तंतुमय ऊतक। मैं बार बार इस चीज को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में जो होता है क्या कि इन्हीं सब चीजों को पूछता है, लेकिन अगर ध्यान नहीं रहेगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बता नहीं पाते हैं, है ना। इसलिए इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, है ना। नेक्स्ट जो है क्या है वो श्वेत तंतुमय ऊतक है, ठीक है। ये जो ऊतक होते हैं ये ऊतक एक दूसरे के समानांतर होते हैं और इनमें सघन श्वेत तंतु पाए जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलली ये होते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि सघन, एकदम से सघन आपके जो होते हैं वो श्वेत तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। और ये तंतुओं के बीच में, इन तंतुओं के बीच में कुछ कोशिकाएं जो होती है वो बिखरी पड़ी होती है, जिनके अंदर, उन कोशिकाओं के अंदर जो होता है मैट्रिक्स बहुत ही कम पाया जाता है। और यही ऊतक जो होता है वह टेंडन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? टेंडन, है ना। ये ऊतक क्या करती है? टेंडन, ठीक है, टेंडन का निर्माण करती है। और ये टेंडन क्या करता है कि अस्थियों को, अर्थात कि आपका जो हड्डी होता है ना, हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करती है या फिर दूसरे मांसपेशियों को जोड़ने का काम करती है। ये जो होता है आपका एकदम से ये इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? ये अधिक मजबूत होता है। क्या होता है? अधिक मजबूत। और साथ ही साथ इसमें लचीलापन बहुत ही कम होता है। जो लचीलापन होता है वो कम होता है, अर्थात ये काफी ज्यादा अलचीलापन कह सकते इसको कि होता है। तो शरीर में हड्डी को जोड़ने वाले, जो मांसपेशी से जोड़ने वाले जो आपके पार्ट हैं वो श्वेत तंतुमय ऊतक होते हैं, जो कि टेंडन के द्वारा जुड़ता है ना। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाला पार्ट कौन है? टेंडन। आपको बेसिकली एग्जाम में यही पूछता है कि अस्थि को मांसपेशी से, है ना, मांसपेशी से जोड़ने वाला पार्ट कौन है? तो कौन है? टेंडन है ना। इस चीज को थोड़ा कंसीडर करके रखेंगे, हमेशा एग्जाम में इसको पूछता है। कंपटीशन के एग्जाम में सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप लोग को भी जब ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। देखिए कभी कोई जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं ना
उनको बेसिक चीज जो होता है वो यही सब चीज होता है। बेसिक चीज अगर आपको ये रहेगा ना, पकड़ में रहेगा, तो आप कंपटीशन में काफी अच्छे और जल्दी सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कंपटीशंस को कि कैसे उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक आपका मजबूत नहीं रहेगा तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है उस जगह पे, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें जो जिसे क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है आपका वास्तविक उत्तर का, वह है आपका डी नंबर में पीला, है ना, पीला तंतुमय उत्तक के बारे में, है ना, पीला तंतुमय उत्तक। ये नेक्स्ट इसका पार्ट है। कह रहा है कि इस उत्तक के जो तंतु होते हैं वो एडिओलर उत्तक के पीले तंतु, जो एडिओलर में जो पार्ट पढ़ाए थे ना कि एडिओलर में दो प्रकार के आपके तंतु होते हैं, श्वेत तंतु और पीले तंतु। तो जो एडिओलर जो तंतु होते हैं उसमें जो पीले तंतु होते हैं उस तंतु से ये ज्यादा मोटे होते हैं, अर्थात जो पीला वाला तंतु में उत्तक होता है ना, पीले तंतु से ज्यादा मोटा होगा, ठीक है। इनमें मैट्रिक्स बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये जंतुओं के जो ये जो तंतुओं होते हैं ना, तंतुओं के बीच बीच में कई कोशिकाएं इनके बीच में यानी कि जो पीला तंतु में उत्तक होता है कई प्रकार के इनके बीच बीच में, ठीक है, कोशिकाएं आपकी पाई जाती है, ठीक है। ये उत्तक बहुत ही अधिक मजबूत एवं लचीले भी होते हैं, और ये जो होते हैं लिंगामेंट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ये लिंगामेंट। अब ये लिंगामेंट क्या होता है? ठीक है, लिंगामेंट, ठीक है ना, ये लिंगामेंट का निर्माण करते हैं। लिंगामेंट क्या करता है? ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये हड्डियों को, है ना, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो पार्ट होता है वो होता है लिंगामेंट, है ना। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाला टेंडन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिंगामेंट, ठीक है। तो ये लिंगामेंट जो होते हैं वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम, यानी कि दो हड्डी जब आपस में जुड़े होते हैं वो लिंगामेंट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका जलावत संयोजी उत्तक, है ना। कौन सा है? जलावत, ई नंबर में जलावत संयोजी उत्तक, ठीक है। ये जो उत्तक होती है ये तारा के जैसे दिखाई देती है कि इसकी कोशिकाएं जो होती है ना, जलावत संयोजी उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो स्टार की तरह होती है, स्टार की तरह दिखाई पड़ती है। और इन कोशिकाओं से एक प्रोटोप्लाज्म के कई प्रवर्ध जो होते हैं वो निकलते हैं, अर्थात इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं ना, प्रोटोप्लाज्म के कई प्रवर्ध यानी कि कई उनके वेरिएंट निकलते हैं, ठीक है ना, जो कि मैट्रिक्स में एक जाल जैसी रचना बनाती है। इससे मैट्रिक्स में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है, यानी मैट्रिक्स में इसके अलावा किसके अलावा? प्रोटोप्लाज्म के अलावा भी कई प्रकार की कोशिकाएं मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है। ऐसे जो उत्तक होते हैं ये प्लीहा, यकृत तथा त्वचा तथा अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। ये क्या कहा? ये जो आपका जलावत संयोजी उत्तक है ये आपको प्लीहा हो गया, है ना। प्लीहा को इंग्लिश में हम लोग स्प्लीन कहते हैं। तो प्लीहा, यकृत, है ना, यकृत और अस्थि मज्जा, यकृत और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं, ठीक है, अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। कौन? जलावत संयोजी उत्तक। इस प्रकार से आपका जो संयोजी उत्तक में पहला पार्ट था वास्तविक उत्तक। वास्तविक उत्तक के जितने सारे पार्ट्स थे, ठीक है, जिसमें कि एडियोलर है, बसा, श्वेत तंतुमय, पीला तंतुमय, जलावत संयोजी उत्तक, ये सारे आपके वास्तविक संयोजी उत्तक के पार्ट थे। तो आपका ये पूरा का पूरा अब वास्तविक संयोजी उत्तक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो होगा आपका, नेक्स्ट जो पार्ट है संयोजी उत्तक का वह है कंकाल उत्तक। तो नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो लेकर मैं जब आऊंगा तो उसमें आपको कंकाल उत्तक को डिटेल में डिस्कस किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।